नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में डेली करंट अफेयर्स सीरीज से 22 मार्च 2024 के करंट अफेयर्स को स्टडी करेंगे, जहां हम यहां लिखे गए टॉपिक्स पर डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे मैंने एक टेलीग्राम चैनल की लिंक रखी हुई है। उस टेलीग्राम चैनल के लिंक पे क्लिक कीजिए, चैनल को ज्वाइन कीजिए और आपको वहां डेली करंट अफेयर के पीडीएफ मिलते रहेंगे। आपको ये भी बता दूं कि इस लेक्चर के एंड तक आपको बने रहना है, क्योंकि एंड में हम एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं और एमसीक्यू सॉल्व किए बिना आपकी प्रिपरेशन हमेशा अधूरी रहती है। तो एमसीक्यूज को सॉल्व कीजिए, इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे, आज के करंट अफेयर से रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे और उसके आंसर्स आपको जो सही लगते हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखना है, ताकि मैं पढ़ सकूं और देख सकूं कि कितने लोग इसे सीरियसली फॉलो कर रहे हैं, कितने लोग सीरियसली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करें। आज की जो हमें सबसे पहली न्यूज देखने मिल रही है वो है यूनाइटेड नेशन हैप्पीनेस रिपोर्ट की 2024 का जो है वो देखा गया। तो यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आया हुआ है और हमें यह पता चलता है कि इसमें किस तरह से कौन से देश में कितना हैप्पीनेस है, यस कितनी खुशी किस देश में है लोगों को, ये चीज़ें आपको पता चलता है, कितना सेटिस्फाइड कहाँ के लोग कितने हैं। तो ये जो करंट अफेयर इसका सिलेबस जाता है करंट इवेंट्स में खुद, और यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है 2024 की वो रिसेंटली रिलीज की गई है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो होती है ये एक इन्फ्लुएंशियल पब्लिकेशन है जो कि रैंक करता है नेशनल हैप्पीनेस अक्रॉस द कंट्रीज, यानी देश में पूरे नेशन में आपके कितना हैप्पीनेस है ये काउंट किया जाता है और कंट्रीज को रैंक दिए जाते हैं एज पर द हैप्पीनेस। तो अगर देखा गया तो हम ये भी देखें कि इसको कैसे किया जाता है। तो इट इज बेस्ड ऑन सर्वे डेटा कलेक्टेड फॉर रेस्पोंडेंट्स यानी क्या होता है कि ये कैसा होता है, मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले कि आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पोल्स जो होते हैं पोल के थ्रू आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन पूछने के बाद ये देखा जाता है कि आप कितने खुश है, कितने सेटिस्फाइड है अपने ज़िंदगी में। तो आपके ही खुद ज़िंदगी को आप इवेल्युएट करते हैं और आप वो जो क्वेश्चन पूछे गए उसके आंसर पे बेस्ड आपके देश के लोगों को क्वेश्चन पूछे गए और उसी पे बेस्ड आपके देश का हैप्पीनेस इंडेक्स निकाला जाता है। इस तरह से ये हैप्पीनेस इंडेक्स निकालने का काम चलता है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई है, तो अब देखते हैं किस तरह से ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की अगर सबसे पहले बात करें तो रिपोर्ट जो होता है इट वॉज इनिशिएटेड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। अब इसको किसने शुरू किया था? तो रिपोर्ट को शुरुआत की थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने और इन्होंने ये रिजोल्यूशन लाया था 2011 में। उन्होंने जो मेंबर कंट्रीज है यूनाइटेड नेशंस को, उनको ये कहा था कि मेजर कीजिए हैप्पीनेस अपने लोगों का और जो डेटा होता है उसका यूज़ कीजिए पब्लिक पॉलिसी गाइडेंस के लिए। तो आपको ये देखना होगा कि किस तरह से लोग आपके जो देश चलाने के तरीके हैं या आपके देश में जो भी हो रहा है उससे खुश है कि नहीं, ये सब चीज़ें देखते हुए आप अपनी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए आपने, है ना। लोग कितने सेटिस्फाइड है ये देख के, तो ये सब यहाँ पे पता चलता है। तो ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट जो है ये इसलिए लाई जानी चाहिए थी, ऐसा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने कहा था, ताकि आपको अपनी पॉलिसी बनाते हैं, गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी अपने देश की बनाती है। तो फर्स्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है उसको रिलीज किया गया था उसके बाद 2012 में। और यहाँ पे आपको ये बता दूं कि यूनाइटेड नेशन हाई लेवल मीटिंग भी हुई थी ऑन वेल बीइंग एंड हैप्पीनेस, ये यहाँ पे ये कहा गया था। तो फाउंडेशनल टेक्स्ट जो था फॉर यूनाइटेड नेशन हाई लेवल मीटिंग, ये जो मीटिंग हुई थी उसका नाम था वेल बीइंग एंड हैप्पीनेस। तो ये मीटिंग ली गई और उसके बाद ये रिपोर्ट आई। अब देखो सबसे ज़्यादा खुश कौन से देश दिखते हैं इसमें। सबसे पहला कंसिस्टेंट हैप्पीनेस जहां देखने मिल रहा है वो है फिनलैंड। फिनलैंड कंसिस्टेंटली सिक्योर करता है टॉप स्पॉट वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट कंट्री करके फॉर 7 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। टोटल 7 साल हो चुके हैं और कंटिन्यूसली 7 साल से फिनलैंड की टॉप की पोजीशन आपको देखने मिल रही है। उसी के अलावा जो नॉर्डिक नेशंस है, जैसे हम कहेंगे कि जो भी देश आ रहे हैं, डेनमार्क हो गया, आइसलैंड हो गए, स्वीडन हो गए, पूरे नॉर्डिक नेशन है। नॉर्डिक नेशन की बात करें तो ये हमेशा टॉप रैंकिंग्स में रहते हैं। डेनमार्क की बात करो, आइसलैंड की बात करो, स्वीडन की बात करो, तो ये कहीं ना कहीं फिनलैंड के थोड़ा पीछे रहते हैं, बट ये सभी लोग बहुत टॉप पे चलते हैं। आउट ऑफ 143 कंट्रीज जिन्होंने सर्वे किया, अफगानिस्तान जो है वो सबसे बॉटम में रहा है इस लिस्ट में, सबसे नीचे अफगानिस्तान रहा है, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है। वहाँ अफगानिस्तान में जो क्राइसिस चल रहा है उससे आप भी समझ सकते हो कि वहाँ के लोग तो खुश पक्का नहीं होंगे। और तालिबान जो है उन्होंने रीगेन कर लिया पावर 2020 में, तब से वहाँ का हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत डाउन चल रहा है, ये भी देखने आ रहा है अफगानिस्तान का। इंडिया अपनी पोजीशन को मेंटेन कर रहा है 126वें रैंक पे इन द ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स, यानी हम कहेंगे कि लास्ट ईयर भी इतना ही था, अभी भी इतना ही है। तो हमारे लोगों का जो हैप्पीनेस है वो बढ़ा नहीं है, कम भी नहीं हुआ है, वो उतने ही हैप्पी है जितने पहले थे। तो 143 में से हमारा रैंक काफ़ी पीछे है, 126वां रैंक इंडिया का
देखने मिल रहा है। रिसेंट चेंजेस की अगर बात करें तो ये जो हैप्पीनेस इंडेक्स या हैप्पीनेस रिपोर्ट है, इसमें कुछ चेंजेस किए गए। मार्च 2024 में जो रिपोर्ट होती है इसको पब्लिश करता है वेलबींग रिसर्च सेंटर, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में आपको देखने मिलता है। ये इसको पब्लिश करने का काम करता है, ये अच्छे से याद रखेगा। इस पे आपको क्वेश्चन आ सकता है कौन पब्लिश करता है, तो वेलबींग रिसर्च सेंटर। प्रीवियसली इसको पब्लिश किया गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा, एक ग्लोबल इनिशिएटिव करके यूनाइटेड नेशन का ये ग्लोबल इनिशिएटिव था। तो प्रीवियसली इट वाज पब्लिकेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ये ग्लोबल इनिशिएटिव खुद यूनाइटेड नेशन का, जैसे मैंने बताया। ये भी चीज़ प्री के लिए बहुत अच्छे से याद रखिएगा। तो इस तरह से हमारा पहला करंट अफेयर है जिसमें यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आते हुए दिखती है 2024 की, और ये जो करंट अफेयर था इसका सोर्स था द वायर। उसके बाद की जो हमें अगली न्यूज़ देखने मिलती है वो है डार्क स्काई रिजर्व को लेके। डार्क स्काई रिजर्व जो है ये एक बनाया जाएगा, तो नाम से आपको पता चल रहा है कि ये एक ऐसा रिजर्व रहेगा जो रात में काम करेगा। तो ये डार्क स्काई रिजर्व है और इसका सिलेबस जाता है साइंस में। सबसे पहले अगर देखा गया तो बाय द एंड ऑफ 2022 ऐसा कहा गया था कि इंडिया जो होगा वो एस्टैब्लिश करेगा द कंट्रीज फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व। और कहाँ पे लाया जाएगा, ये कोल्ड डेजर्ट रीजन ऑफ लद्दाख में लाया जाएगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया था 2022 में। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट है इंडिपेंडेंट चार्ज पे फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उन्होंने ये अनाउंस किया था कि 2022 तक ये चीज़ हो जाएगी। अब बैकग्राउंड में अगर देखा गया तो इंडिया अभी भी प्रोसेस में है फाइलिंग द इट्स नॉमिनेशन टू IDSA। IDSA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन। अब इसके नॉमिनेशन इंडिया भेज रहा है, यानी इंडिया भी उसके नॉमिनेशन चाहता है कि इंडिया को भी यहाँ पे कहीं ना कहीं जगह मिले इस इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन में। तो लद्दाख जो है वो एक यूनियन टेरिटरी है जिसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कहीं ना कहीं एफर्ट्स डाल रहा है ताकि इंडिया का फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व बनाया जाए। अब ये डार्क स्काई रिजर्व होता क्या है, ये सबसे पहले हम देख लेते हैं। डार्क स्काई रिजर्व की अगर बात करें तो ये एक पब्लिक या फिर प्राइवेट लैंड होती है, ठीक है। ये गवर्नमेंट की भी लैंड हो सकती है, किसी की प्राइवेट लैंड भी हो सकती है, जो कि कहीं ना कहीं आपको नॉक्टर्नल एनवायरनमेंट यानी अंधेरे में का एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छे से दिखाता है। यानी वो लैंड से आप बहुत अच्छे से स्टारी नाइट देख सकते हो। लद्दाख में तो आपको काफ़ी क्लियरली स्काई दिख जाता है, स्टारी नाइट्स दिख जाती है, तो रात का एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छे से देखने मिलता है। क्योंकि अगर वहाँ पे हम कहेंगे कि दैट हैज़ बीन डेवलप्ड रेस्पॉन्सिबल टू प्रिवेंट लाइट पोल्यूशन, है ना, तो लाइट्स जैसे इधर उधर है तो उस कारण आपको विजिबिलिटी कम होती है स्काई की। तो यहाँ पे उतना लाइट पोल्यूशन नहीं है, इस कारण आपको इजीली सब चीज़ें देखने मिल जाती है। तो इजीली आप स्टारी नाइट देख सकते हैं, नॉक्टर्नल एनवायरनमेंट यानी रात का एनवायरनमेंट देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन दीज रिजर्व्स, जो भी ये रिजर्व होंगे इसमें क्या होगा, एक कोर एरिया होगा। कोर एरिया मीटिंग द मिनिमम क्राइटेरिया फॉर स्काई क्वालिटी, है ना। तो आपके स्काई क्वालिटी जितना अच्छा उतना क्लियर स्काई दिखेगा इस रिजर्व में। आपको ये भी बता दूं, देखिए कोर एरिया में आप ज़्यादा पोल्यूशन नहीं करोगे तो वहाँ के स्काई में ज़्यादा पोल्यूशन यानी जाएगा नहीं या फिर गया हुआ नहीं रहेगा, इसलिए आपको वो स्काई क्लियर दिखेगा। तो यहाँ वही है कि जहाँ पे भी आप ये डार्क स्काई रिजर्व बनाओगे वहाँ पे आपको एरिया में पोल्यूशन बहुत कम करना पड़ेगा, और हम कहेंगे कि नेचुरल डार्कनेस वहाँ पे रखना पड़ेगा, बहुत लाइट्स नहीं रखनी पड़ेगी, नहीं तो ऊपर का लाइट आपको क्लियर नहीं दिखेगा, स्टार्स आपको क्लियर नहीं दिखेंगे। तो सबसे पहले तो स्काई की क्वालिटी बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी। दूसरा, नेचुरल डार्कनेस ही आपको दिखना चाहिए, जो बाहर के लाइट से आर्टिफिशियल वो बंद करने पड़ेंगे। और एक पेरिफेरल एरिया होगा जो सपोर्ट करेगा डार्क स्काई प्रिजर्वेशन को इन द कोर, है ना। तो हम कहेंगे कि और भी उसको लग के कुछ एरिया होगा, है ना, यानी सेंटर के बाहर का कुछ एरिया होगा, वहां पे कहीं ना कहीं डार्क स्काई का प्रिजर्वेशन चलाया जाएगा कोर में जो भी है। यानी आप समझ जाओ ये कोर वाला एरिया, इसके बाहर पेरिफेरल एरिया होगा जो कहीं ना कहीं इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता रहेगा। और कोर में तो कभी आपको पोल्यूशन या लाइट्स रखने की वैसे भी परमिशन नहीं रहेगी जब भी यहाँ पे कोई डार्क स्काई रिजर्व बनाया जाएगा। तो इस तरह से ये चीज़ें चलेगी। अब ये जो साइट है ये कैसी होती है, तो हाउ डज अ साइट बिकम डार्क स्काई रिजर्व। तो इंडिविजुअल्स या फिर ग्रुप जो होते हैं नॉमिनेट करते हैं किसी भी साइट को कि उनको सर्टिफिकेशन मिले इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन का। यानी हम कहेंगे कि कोई भी ग्रुप ऐसा कह सकता है कि भाई हमारे इस एरिया को डार्क स्काई रिजर्व बनाया जाए या फिर हमको कहीं ना कहीं सर्टिफिकेशन दिया जाए IDSA का। और देयर आर 5 डेजिग्नेटेड कैटेगरी। तो इसमें पहला है इंटरनेशनल डार्क स्काई पार्क्स हो सकते हैं, या फिर कम्युनिटीज़ हो सकती है, या फिर रिजर्व्स हो सकते हैं, सैंक्चुरीज हो सकती है, अर्बन नाइट स्काई प्लेसेस हो सकती है, शहरों में होती है। तो इस तरह से 5 कैटेगरीज है, उसमें से आपके एरिया को इनमें से 5 में से कोई भी डेजिग्नेशन मिल सकता है। 2001 से जनवरी 2022 में देखा गया तो 195 साइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया था इंटरनेशनल डार्क स्काई प्लेसेस को ग्लोबल यानी
यानी पूरे वर्ल्ड में, ऐसा आईडीएसए का कहना है। आईडीएसए कंसिडर करता है कि एक पीस ऑफ लैंड हो जो कि सूटेबल है डार्क स्काई देखने के लिए, और ये ओनली इफ इट इज़ ईदर पब्लिकली और प्राइवेटली ओन्ड, है ना। अगर वो किसी गवर्नमेंट की है या फिर वो किसी प्राइवेट व्यक्ति की, अगर वो लोग रेडी है तो हम उसको कहीं ना कहीं डार्क स्काई रिजर्व बना सकते हैं। उसको एक्सेसिबल होनी चाहिए टू द पब्लिक, पार्शियल या फिर एंटायरली ड्यूरिंग द ईयर, है ना। तो कभी ना कभी अब प्राइवेट लैंड भी है तो वहाँ लोगों को अलाउ करना होगा कि लोग आए उसको देखे, यानी उसको एक्सेसिबल करना पड़ेगा आपको लोगों के लिए। पार्शियली कीजिए, आदि उसमें से कुछ एरिया कीजिए अलाउ लोगों के लिए, या फिर पूरा ही कर दीजिए। तो प्राइवेट लैंड है तो ये आप पे डिपेंड है कि आप कितना एरिया करना चाहते हो या पूरा एरिया करना चाहते हो। अगर आप उस एरिया को रिजर्व बनाना चाहते हो तो आपको तो लोगों को देखने के लिए अलाउ करना ही होगा। लैंड जो होती है इसको लीगल प्रोटेक्शन मिलता है साइंटिफिक, नेचुरल, एजुकेशनल, कल्चरल हेरिटेज से एंड और आर पब्लिक एंजॉयमेंट पर्पजेज से, यानी हम कहेंगे कि ये प्रोटेक्टेड हो जाती है। अब हर चीज़ के ऊपर कुछ ना कुछ रेगुलेशंस रहेंगे, आपको साइंटिफिक चीज़ें करनी है, कुछ नेचुरल वाली चीज़ें उसको वहाँ प्रोटेक्ट किया जाएगा, एजुकेशनल चीज़ें, कल्चरल हेरिटेज, पब्लिक एंजॉयमेंट पर्पज, इन सब चीज़ों के लिए वो लैंड फिर काम करना शुरू करेगी। अब वो लैंड आपकी प्राइवेट नहीं रहेगी। उसके अलावा ये जो कोर एरिया होगा इस लैंड का, वहाँ पे एक्सेप्शनल डार्क स्काई दिखेगा। यहाँ हम यही कहेंगे कि जो कोर एरिया यानी बीच का एरिया वहाँ से आपको बहुत अच्छे से दिखेगा, और जो कम्युनिटीज़ और सिटीज़ है दैट सराउंड्स इट, वो कहीं ना कहीं इसका ख्याल भी रखेंगे। और लैंड जो होता है वो ऑफर करेगा प्रेस्क्राइब नाइट ब्राइटनेस, तो रिजर्व के लिए या पार्क या सेंचुरी के लिए। यानी हम कहेंगे कि देखिए ब्राइटनेस अगर आपको स्काई में अच्छा देखना है तो आपको आजू बाजू के लाइट्स कम रखने पड़ेंगे या नहीं ही रखने पड़ेंगे। दूसरी बात, स्काई को क्लियर रखना पड़ेगा, पोल्यूशन उस एरिया में नहीं करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें करने के बाद डार्क स्काई रिजर्व आपका एरिया बन सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्यों लद्दाख को ही चूज़ किया गया इस प्रोजेक्ट के लिए। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि एक हाइट की अगर बात करें तो 4,500 मीटर अबाउ सी लेवल एक हैनल डार्क स्काई रिजर्व बनाया जाने वाला है, HDSR जिसे कहा जाता है, और ये बनाया जाएगा चैंगथैंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसी के अंदर बनाया जाएगा। तो हम कहेंगे 4,500 मीटर, काफ़ी अच्छे हाइट पे, यहाँ से आपको स्काई काफ़ी क्लियर दिख सकता है। दूसरी बात, लद्दाख जो है वहाँ यूनिक कोल्ड डेजर्ट है वो, और नियरली वो 3,000 मीटर है अबाउ सी लेवल, यानी उसकी हाइट 3,000 मीटर या 3,000 मीटर से भी ज़्यादा है। हाई माउंटेन टेरेंस है, लॉन्ग हार्श विंटर से, और वहाँ मिनिमम टेम्परेचर जो होता है वो -40 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। इस कारण हम कहेंगे यूनियन टेरिटरी की जो काफ़ी सारा पोर्शन है वो इनहेबिटेबल है, वो रहने जैसा नहीं है। दूसरी बात, एरिडिटी की बात करें, यानी वहाँ पेड़ पौधे नहीं हैं, लिमिटेड काफ़ी वेजिटेशन है। अब तो आपको पता ही है ना, कोल्ड डेजर्ट है, रेनफॉल कम है, तो वहाँ पे तो ये सब चीज़ें नहीं रहेगी। एलिवेशन भी काफ़ी है, हाइट काफ़ी है, और लार्ज एरिया जो है वहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन भी नहीं है। इस कारण वो परफेक्ट सेट है, या फिर वहाँ पे परफेक्ट सेटिंग है एक लॉन्ग टर्म एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी बनाने के लिए, क्योंकि आजू बाजू ज़्यादा लोग नहीं है, ज़्यादा लाइट नहीं है, ज़्यादा पोल्यूशन नहीं है, डार्क स्काई प्लेसेस भी काफ़ी है। इस कारण लद्दाख को चूज़ किया गया है। बट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इस प्रपोज डार्क स्काई रिजर्व का है कि एस्ट्रोनॉमी टूरिज्म को प्रमोट किया जाए सस्टेनेबल और एनवायरमेंट फ्रेंडली मैनर में, ऐसा सरकार का कहना है। कि हम देखिए कि बहुत अच्छा एनवायरमेंट फ्रेंडली मैनर में काफ़ी टूरिज्म बढ़ाना चाहते हैं, साइंटिफिक मेथड जो होगी ये यूज़ की जाएगी नाइट स्काई को प्रिजर्व करने के लिए, और जो भी लाइट का पोल्यूशन है उसको कम करने के लिए। तो हम उसको इसीलिए चूज़ कर रहे हैं, ऐसा कहा गया है। बट मेन रीजंस यहाँ पे आपको ऊपर ही देखने मिलते हैं। तो ये जो सोर्स था इसका, ये जो करंट अफेयर है जिसमें हमने पढ़ा कि डार्क स्काई रिजर्व, इसका सोर्स था इंडियन एक्सप्रेस। अगला जो हमें करंट अफेयर देखने मिल रहा है वो है बैंगलोर वाटर क्राइसिस को लेके। बैंगलोर वाटर क्राइसिस की अगर बात करें तो इसका सिलेबस जाता है GS 3 में, जनरल स्टडीज 3 में। तो यहाँ पे वाटर क्राइसिस आया है बैंगलोर में, ये हमें पता चल रहा था। एक्यूट ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस इन बेंगलुरु हैज़ बीन क्रिएटेड इंटरनेशनल हेडलाइंस फॉर पास्ट फ्यू डेज, है ना। तो आपको इंटरनेशनल लेवल के, क्योंकि बैंगलोर बहुत इंपॉर्टेंट शहर है इंडिया का और वहाँ वाटर क्राइसिस आ चुका है, इस कारण हम कहेंगे कि ये इंटरनेशनल न्यूज़ बनते जा रही है। और बैकग्राउंड की अगर बात करें तो कर्नाटक के जो चीफ मिनिस्टर, उन्होंने ये कहा है कि बेंगलुरु जो है इज फेसिंग द शॉर्टेज ऑफ 500 मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर, बहुत बड़ा क्राइसिस है एवरीडे, विच इज़ अबाउट 5th ऑफ दिस सिटीज टोटल डिमांड, है ना। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये सिर्फ 1/5 है सिटी के टोटल डिमांड की जो क्राइसिस जा रहा है। यानी हम देखेंगे कि ये बहुत ज़्यादा बहुत सीरियस एक हम कहेंगे कि एक चीज़ है, सीरियस ये हम कहेंगे इवेंट है जो कि हो रहा है, बैंगलोर वाटर क्राइसिस। अब इसके पीछे के रीज़न क्या है, क्यों यहाँ पे वाटर क्राइसिस आया है। अगर हम यहाँ के वाटर क्राइसिस की बात करें तो सबसे पहला रीज़न है मॉनसून। लास्ट ईयर हम देखेंगे मॉनसून जो है उसमें कर्नाटक में रेनफॉल जो होता है
वो सिर्फ 18% यानी 18% नॉर्मल से कम था। जितना आता है उससे 18% रेनफॉल कम गिरा है। इवन पोस्ट मानसून पीरियड में आपको ये भी पता है कि पोस्ट मानसून में भी वहाँ पे रेनफॉल आता है, यानी हम कहेंगे कि जो भी रेनफॉल नवंबर दिसंबर के समय आता है रिट्रीटिंग मानसून वाला, यहाँ भी बहुत रेन नहीं आया है। तो बहुत सारा जो पार्ट है हम कहेंगे कि जैसे इंडिया में बाकी भी पार्ट देखो कंट्री में, तो कर्नाटक जो होता है वहाँ पे काफ़ी अच्छा रेनफॉल देखने मिलता है मानसून में। और रेनफॉल डेफिसिट जो हुआ मानसून मंथ में, ऑलमोस्ट ये कहीं ना कहीं वाटर स्ट्रेस का एक कारण बन चुका है कि वहाँ पे पानी नहीं है, वहाँ बारिश अच्छी नहीं हुई है। दूसरा जो कारण हमें दूसरी जो चीज़ हमें देखने मिल रही है वो है सबसे पहले बारिश ना आने के कारण, लो रेनफॉल आने के कारण लो लेवल ऑफ वाटर इन रिजर्वायर्स, जो भी लेक्स है, जो भी नदी है, उसको भी पानी नहीं मिला है। तो लेटेस्ट डेटा ये कह रहा है कि सेंट्रल वाटर कमीशन का डेटा वो ये कहता है कि कर्नाटक के जो रिजर्वायर्स है करंटली होल्डिंग वाटर एट ओनली 26% ऑफ देयर फुल कैपेसिटी। जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे अभी सिर्फ 26% ही वाटर उनमें भरा है। तो पानी की बहुत कमतरता आपको देखने मिल रही है। अगली अगर बात देखी गई तो एक्वीफर्स अगला कारण है। साउथ इंडिया में देखा गया तो काफ़ी अलग अलग टाइप का एक्वीफर सिस्टम लगा हुआ है। अब ये एक्वीफर सिस्टम होता क्या है? एक्वीफर सिस्टम जो होता है ये एक बॉडी ऑफ रॉक होती है, यानी रॉक से बनाई गई एक बॉडी होती है जिसमें ये लोग पानी स्टोर करके रखते हैं या फिर ग्राउंड वाटर से उसको पानी मिलता है। अगर ये एक्वीफर की बात करें तो ये काफ़ी रॉकी होता है, और अगर देखा गया तो एक्वीफर्स में ये कैपेसिटी नहीं होती कि बहुत सारा पानी होल्ड करके रख सके। ठीक है, तो ये एक्वीफर में जैसा हमने पानी भर दिया है तो इसकी बहुत ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है कि बहुत सारा पानी होल्ड कर सके। ये जल्दी एम्प्टी भी हो जाता है क्योंकि बहुत पानी इसमें है नहीं, और जल्दी रिचार्ज भी हो जाता है क्योंकि जब थोड़ी भी बारिश गिरी तो ये फुल हो जाता है। इट दिस मीन्स दैट इज दैट ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज आर नॉट एबल टू सस्टेन, यानी जो भी ग्राउंड वाटर यानी पानी के अंदर जो ग्राउंड के अंदर पानी जा रहा है वो सस्टेन नहीं कर पा रहे बहुत लंबे समय के लिए। अगर बहुत ड्राई स्पेल आ गया तो यानी बारिश अच्छी नहीं गिरी तो ये पानी काफ़ी नहीं है, तो ग्राउंड वाटर में अच्छे से पानी नहीं जा रहा है या फिर ग्राउंड वाटर वहाँ ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, इस कारण बहुत ड्राई स्पेल में हमें हेल्प नहीं मिलती है बेंगलोर में। दिस इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम एक्वीफर्स इन नॉर्थ इंडिया ना। एक्वीफर्स की अगर बात करें नॉर्थ इंडिया की तो कैसा है नॉर्थ में कि यहाँ पे काफ़ी बड़ी कैपेसिटी है वाटर होल्ड करने की। दिस इज़ वाई बिहार, उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पे कम रेनफॉल भी आया था लास्ट ईयर कर्नाटक से भी, फिर भी वहाँ पे इस तरह की वाटर की कमी वाली सिचुएशन देखने नहीं मिली क्योंकि उनके जो एक्वीफर्स है वो बड़े बड़े, उसमें काफ़ी बड़ी कैपेसिटी की वो उसे होल्ड करके पानी को कहीं ना कहीं संभाल के रख सके जब बारिश कम हो जाए। तो एक्वीफर्स जो है नॉर्थ इंडिया के एक बार भर गए तो वो इतना पानी होता है उसमें कि वो 2 साल तक चल सकता है। तो ये एक्वीफर्स पे भी काम करना पड़ेगा, ये भी हमें पता चलता है। अब शॉर्टर के साथ कैसे डील किया, शॉर्टेज के साथ अब डील कैसा किया जाए ये भी हमें सोचना होगा। सबसे पहले अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन, सिस्टमैटिक डिस्ट्रक्शन ऑफ लेक्स, हिंड्रेंसेस टू द नेचुरल अंडरग्राउंड फ्लो ऑफ वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, ये सब चीज़ें पानी को अफेक्ट कर रहा है। सबसे पहले बहुत कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कोई रेगुलेशंस नहीं है या रेगुलेशंस के बिना बहुत कंस्ट्रक्शन चल रहा है बेंगलोर में। लेक्स को भी डिस्ट्रक्ट किया जा रहा है, डिस्ट्रॉय कर दिया जा रहा है ताकि कंस्ट्रक्शन कर सके, हर चीज़ वहाँ पे आर्टिफिशियल बनाने की कोशिश। नेचुरल अंडरग्राउंड वाटर फ्लो को भी कहीं ना कहीं रोक दिया जाता है, तो नीचे से भी पानी बहता है बट वहाँ पे भी आप फ्लोरिंग करके ये करके अंदर भी पानी नहीं जाने देते हैं। उसके अलावा क्लाइमेट चेंज तो हो ही रहा है, क्लाइमेट चेंज के कारण अवेलेबल जो वाटर है बेंगलुरु में वो भी बहुत कम है। बट ये जितनी भी बात करे ये इमीडिएट ट्रिगर तो नहीं करेगा, किसी भी पर्टिकुलर ऑनगोइंग शॉर्टेज नहीं लाएगा एकदम से, बट दिस डिड नॉट सीम टू बी द इमीडिएट ट्रिगर्स फॉर दिस पर्टिकुलर ऑनगोइंग शॉर्टेज। तो ये हम कहेंगे कि ये इस तरह से है कि मेनली यहाँ पे सीजनल फ्लक्चुएशन हुए हैं, रेनफॉल में रेनफॉल अचानक से कम आ गया और स्टेट की इनेबिलिटी थी कि वो कैपेसिटीज़ बना सके, यानी बड़ी बड़ी उनके पास कैपेसिटीज़ नहीं थी वाटर स्टोर करने के लिए। तो स्टेट जो होगा उसको डेवलप करना पड़ेगा बड़ी बड़ी कैपेसिटीज़, ताकि वो कहीं ना कहीं इस पर वर्क कर सके। अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए, अच्छे बड़े बड़े कैपेसिटीज़ बनानी चाहिए जहाँ पानी स्टोर हो जाए, और पानी स्टोर होने के बाद कहीं ना कहीं उसका बाद में इस्तेमाल किया जा सके, जैसे कि यूपी बिहार में मैंने आपको बताया 2-2 साल तक यूज़ हो सकते हैं नॉर्थ इंडिया में। तो अभी पिछले साल अगर अच्छा रेनफॉल नहीं आया तो बेंगलोर में पानी नहीं है, बट उसके पहले अगर आ गया है तो फिर पानी होता, क्योंकि कैपेसिटी अच्छी होती पानी स्टोर करने की। तो की जो है वो वही है कि पानी को ज़्यादा वैल्यू देना और ये समझना ना कि वो फ्री रिसोर्स नहीं है, आप उसका कैसा भी यूज़ नहीं कर सकते, और उसका हमें जितना कम हो सके उतना कंजम्पशन करना चाहिए। और आपको ये बता दूं कि जो कम कर रहा है उसको इंसेंटिवाइज भी करना चाहिए, इनसे इंसेंटिवाइज करना यानी उनको कुछ इंसेंटिव्स भी देना चाहिए, और वेस्टेज जो होगा उसको डिस्करेज करना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ इनकरेज करते रहना चाहिए, जो लोग पानी का
इस्तेमाल कम कर रहे हैं उन लोगों को, और उनको डिस्करेज करना चाहिए जो पानी को वेस्ट कर रहे हैं। इस तरह से डील किया जा सकता है शॉर्टेज से। तो बेंगलोर में वाटर शॉर्टेज जो वाटर क्राइसिस जो आया है, ये बहुत बड़ा एक हम कहेंगे कि बहुत सोचने वाली बात है, और इसका जो सोर्स था करंट अफेयर का वो था इंडियन एक्सप्रेस। अगली जो हमें न्यूज़ देखने मिल रही है वो हुआ है अमेंडमेंट। प्लास्टिक मैनेजमेंट रूल्स जो है 2024 के, उसमें अमेंडमेंट किए गए और इसका सिलेबस जाता है एनवायरमेंट में। प्लास्टिक आ गया, उसका मैनेजमेंट आ गया, तो एनवायरमेंट में ही जाएगा। तो रिसेंटली हुआ क्या, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है, उन्होंने अमेंड किया है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के, और अब इस रूल को कहा जाएगा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2024 के। बैकग्राउंड यही है कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो होता है इसको इंट्रोड्यूस किया गया, और ये काफ़ी एक क्रूशियल स्टेप है जिससे प्लास्टिक पोल्यूशन को कम किया जा सकता है, और प्लास्टिक की पैकेजिंग जो होगी इंडियन कंज्यूमर मार्केट में उसको भी कम किया जा सकता है। तो प्लास्टिक की पैकेजिंग को कम किया जा सकता है, उसके अलावा प्लास्टिक का पोल्यूशन भी कम किया जा सकता है। प्लास्टिक पोल्यूशन की अगर बात करें तो सबसे पहले प्लास्टिक पोल्यूशन यानी क्या है, प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स का कहीं पे जमा होना, वो प्लास्टिक पोल्यूशन। और ये जो पार्टिकल्स होती है इसका अर्थ के एनवायरमेंट में आ जाना। जब ये अर्थ के एनवायरमेंट में आएगा, आपको तो पता है ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, तो इसका हम कहेंगे कि वो ज़मीन में ही रह जाएंगे और हर चीज़ को ख़राब करने लगेंगे। जैसे मिट्टी में चले गए तो वो प्लांट्स को वहाँ पे ग्रो नहीं होने देंगे, क्योंकि वो हम कहेंगे कि बायोडिग्रेडेबल नहीं है, और एडवर्सली अफेक्ट करेंगे ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ को भी। तो वो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इनिशियल अटेम्प्ट है प्लास्टिक पोल्यूशन को रोकने का, वो लाया गया था कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2011 में लाए गए थे। ये सबसे पहली कोशिश थी प्लास्टिक को कम करने की। तो ये जो रूल्स है इनको PWMH रूल्स 2011 के 2011 ऐसा कहा जाता है। ये जो रूल थी इसका एम यही था कि रेगुलेट करना है, जो भी प्लास्टिक का पैकेजिंग हो रहा है उसके यूज़ को कहीं ना कहीं देखना है, कौन सा प्लास्टिक यूज़ हो रहा है, उसको प्लास्टिक को बैन करना है, उसका इम्पैक्ट देखना है एनवायरनमेंट पे कितना हो रहा है। ये सब चीज़ें करने का यहाँ पे काम था। यहाँ पे जो रूल्स आए थे 2011 के उनका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज होते हैं, उन्होंने नोटिफाई किया है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2024 के टू अमेंड द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल इन 2016। तो 2016 के जो रूल्स थे उसको अमेंड करने की बात की गई है 2024 में। अब यहाँ पे अमेंडमेंट क्या हुए हैं ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि यहाँ डेफिनेशन को चेंज कर दिया गया है। डेफिनेशन ऑफ इंपोर्टर, मैन्युफैक्चरर एंड प्रोड्यूसर, इनको रिवाइज किया गया है। अब तीनों के आपको मीनिंग बताता हूँ। इंपोर्टर जो रहेगा उसमें अब इंपोर्ट जो भी प्लास्टिक का हो रहा है, किसी भी प्लास्टिक पैकेजिंग का, वो इसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा। किसी भी कमोडिटी का जो प्लास्टिक पैकेजिंग कर रहे हैं, कैरी बैग्स हो गए, प्लास्टिक शीट हो गए, प्लास्टिक रॉ मटेरियल, हर चीज़ अब इंपोर्टर में डाल दी गई है। तो पहले कुछ चीज़ें अलाउ थी, अब यहाँ पे ये चीज़ों को काफ़ी रोकने की कोशिश की जाएगी। तो ये है इंपोर्टर, ये चीज़ें यहाँ पे इंपोर्ट होना अलाउ नहीं रहेगा। दूसरा रहेगा मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर जो है वो पर्सन रहेगा जो एंगेज रहेगा इन प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक, रॉ मटेरियल, कंपोस्टेबल प्लास्टिक, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। तो ये मैन्युफैक्चरर जो प्लास्टिक बनाता है इस पे भी अच्छे से ध्यान दिया जाएगा। तो इसमें काफ़ी सारे लोगों को इंक्लूड किया गया है। देखिए रूल वही है पहले से, बस कुछ एक्स्ट्रा के लोगों को इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। प्रोड्यूसर जो होगा वो पहले से ही वहाँ था, बट प्रोड्यूसर में और भी कुछ लोगों को इंक्लूड कर दिया गया है, जैसे जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंटरमीडिएट मटेरियल, यानी जो भी अब प्लास्टिक का जो भी चीज़ें बनने वाली उसमें जो बीच में जो मटेरियल लगता है उसको, जो वो मटेरियल जो प्रोवाइड कराता है उसको भी प्रोड्यूसर में डाला गया है। यानी सिर्फ जो फाइनली प्लास्टिक का प्रोडक्ट बनाता है वही नहीं है यहाँ पे प्रोड्यूसर, तो प्रोड्यूसर वो भी है जो बीच में जो मटेरियल लगते हैं, इंटरमीडिएट मटेरियल लगते हैं जिससे फाइनल प्रोडक्ट बनता है, उसको भी प्रोड्यूसर में डाल दिया गया है मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक पैकेजिंग में। यानी ये सबके ऊपर अभी जो रूल्स है वो लगाए गए हैं एक्स्ट्रा के कुछ लोगों के ऊपर, बाकी रूल्स तो पहले से ही लगे हुए थे। यहाँ पे कुछ नई डेफिनेशन ऐड कर दी गई है। डेफिनेशन ऑफ सेलर ये इंसर्ट कर दी गई है इसमें, यानी बेचने वाला, विच मीन्स एनी पर्सन हु सेल्स प्लास्टिक रॉ मटेरियल फॉर प्रोड्यूसिंग प्लास्टिक पैकेजिंग इज अ सेलर। तो सेलर कौन होता है? जो कि बेचता है प्लास्टिक का रॉ मटेरियल जिससे प्लास्टिक बनाया जाता है। प्लास्टिक बनाने के लिए प्लास्टिक का रॉ मटेरियल कोई बेचेगा, फिर उससे फिनिश्ड गुड बनाएगा, उसको सेलर भी यहाँ पे कहा जाएगा। कंडीशन भी यहाँ रिवाइज की गई है। अब ये जो प्रोविजन है प्लास्टिक यानी रॉ मटेरियल बेचने को लेके, उसको रिवाइज किया गया। अब सिर्फ जो प्रोड्यूसर रजिस्टर्ड है, इस रूल के अंडर ऐसा कहा गया है कि जो प्रोड्यूसर होगा उसको सबसे पहले खुद को रजिस्टर करना होगा। जो रजिस्टर्ड प्रोड्यूसर रहेगा वही कैन गेट
अ रॉ मटेरियल फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, उसी को रॉ मटेरियल मिलेगा अभी मैन्युफैक्चरर से। तो रजिस्ट्रेशन जरूरी है ताकि पता रहे सरकार को भी कि कौन लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व है। अगला यहाँ पे और ऐड किया गया है वो है सर्टिफिकेशन। मैन्युफैक्चरर जो है, जो प्लास्टिक या बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को बना रहे हैं, कैरी बैग्स को बना रहे हैं, तो वो जितने भी लोग हैं या कमोडिटीज जो बना रहे हैं जो परमिटेड है अंडर दिस रूल, उनको पहले तो सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना पड़ेगा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, सीपीसीबी से, जिसमें वो मार्केटिंग और सेलिंग करेंगे बाद में। तो पहले सर्टिफिकेशन मिलेगा, वो मिलने के बाद ही आप वहां पे काम कर पाओगे। अगला है रिपोर्टिंग। जो मैन्युफैक्चरर रहेगा जो ये चीजें सब बना रहा है, प्लास्टिक बना रहा है, उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा हमेशा सीपीसीबी को कि वो कितना क्वांटिटी में ये चीजें बना रहा है और मार्केट में उसने कितने लाए हैं, और प्री कंज्यूमर वेस्ट कितना उससे जनरेट हो रहा है। तो कितना वेस्ट जनरेट होगा, कितना चीज़ें आप प्रोड्यूस बना रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ये पूरी चीज़ें आपको रिपोर्ट करनी पड़ेगी। लोकल बॉडी असेसमेंट भी चलेगा। प्रोविजंस इसमें ये भी डाले कि जो लोकल बॉडी है, जैसे अगर आप म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में रहते हो तो जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो, या फिर आप ग्राम पंचायत में रहते हो तो ग्राम पंचायत, तो जो भी है वो लोकल बॉडी जो होगी वो असेस करेंगी उनके एरिया में कितना प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अवेलेबल है कलेक्ट करने के लिए, सेग्रीगेट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए इस प्लास्टिक को। रिपोर्ट जो होगी वो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या फिर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी को भेजनी पड़ेगी हर साल 30 जून के पहले। तो ये भी यहाँ पे कहा गया है लोकल बॉडी असेसमेंट होगा। तो इस तरह से यहाँ पे रूल्स में कुछ बदलाव किया गया है, जो कि रूल्स है 2024 के, और ये जो करंट अफेयर था इसका सोर्स था एसएससी ऑनलाइन। अब अगला जो हमें करंट अफेयर देखने मिल रहा है वो है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया को लेके, दैट इज निक्सी को लेके, और इसका सिलेबस जाता है करंट इवेंट में। अब निक्सी जो है ये है क्या, तो सबसे पहले ये जो निक्सी है ये इन कोलैबोरेशन विथ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी ये इस मिनिस्ट्री के साथ मिलकर लॉन्च कर रहा है भाषा नेट पोर्टल। तो भाषा नेट पोर्टल अब लॉन्च किया जाएगा, और यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे है एक, वो उस इवेंट में इसे लॉन्च किया जा रहा है, यानी काफ़ी सारी चीज़ों को अब यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया जाता है, वैसा एक दिन होता है। तो ये भी अपना भाषा पोर्टल जो था उसको लॉन्च करके यूनिवर्सली एक्सेप्टेंस उसका मिलाएगा। तो बैकग्राउंड ये है कि भाषा नेट पोर्टल जो होता है वो एस्टैब्लिश करेगा मल्टीलिंगुअल इंटरनेट, यानी काफ़ी सारी भाषाओं में इंटरनेट आपके लिए अवेलेबल होगा, जहाँ पे वेबसाइट के नाम, ईमेल एड्रेसेस जो रहेंगे आपके लोकल लैंग्वेज में आपको देखने मिलेंगे। सिर्फ आपके देश में नहीं तो वर्ल्ड वाइड आप उस भाषा में देख सकते हैं। ये चीज़ें अब यहाँ पे आने वाली है भाषा नेट पोर्टल के द्वारा। तो ये निक्सी जो है ये न्यूज़ में आ गया, इसलिए निक्सी क्या है ये सबसे पहले देख लेते हैं। तो अबाउट नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, दैट इज निक्सी। निक्सी जो होता है इसको एस्टैब्लिश किया गया था 2003 पे, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन करके, यानी प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है, ये लोगों को सर्विस देने के लिए काम करता है। तो निक्सी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी स्टैट्यूटरी बॉडी यानी जो लॉ बना के बनाई जाती है, लॉ पास करके बनाई जाती है, और इसके लिए जो लॉ पास किया गया था वो था द कंपनीज एक्ट 2013। इसका पर्पस और फंक्शन क्या है सबसे पहले देख लेते हैं। निक्सी जो होता है उसको क्रिएट किया गया था ताकि इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल जो है, आईएसपीज जो है, उसका अच्छे से यूज हो सके इंडिया में। यानी आईएसपी का हम यूज करेंगे, यानी रूटिंग करेंगे हम डोमेस्टिक इंटरनेट ट्रैफिक को अब्रॉड। पहले हम क्या करते थे कि रूटिंग करते थे। रूटिंग करना यानी एक पाथ बना के देना, इंटरनेट की सर्विस किस तरह से पहुंचेगी, या इंटरनेट कौन से पाथ से आप तक पहुंचेगा या लोगों तक पहुंचेगा। तो इसकी पाथ करने का, रूटिंग करने का काम, ये जो इंटरनेट ट्रैफिक का, तो वो अब्रॉड से चलता था, यानी फॉरेन कंट्रीज से चलता था, अपने यहाँ उतनी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी। निक्सी जो होता है उन्होंने फैसिलिटेट किया रूटिंग विद इन द कंट्री, कंट्री के कंट्री में रूटिंग है, इसलिए अब आपके ही अपने देश में ही हर चीज़ आपको अपने विद इन कंट्री अवेलेबल मिल जाती है इंटरनेट की सर्विसेज। तो ये जो रिजल्ट है ये बेटर सर्विस क्वालिटी आपको मिलेगा, इससे इसका रिजल्ट यही रहेगा कि आपको अच्छी सर्विस क्वालिटी मिलेंगी, तो ज़्यादा लेट नहीं होगा आप तक सर्विस पहुंचने के लिए, आपके देश में सर्विस पहुंच रही है तो लोअर बैंडविड्थ चार्जेस रहेंगे, ज़्यादा चार्जेस नहीं लगेंगे। अगर हम बाहर के कंपनी को देते हैं, इंटरनेशनल बैंडविड्थ को यूज़ करते तो वो थोड़े महंगे हैं, हमारे देश में यूज़ करेंगे तो वो थोड़े सस्ते हो जाएंगे। और इसका एम यही है कि इंटरनेट पेनिट्रेशन हो, इंटरनेट बढ़े इंडिया में, अडॉप्ट करे इंडिया ज़्यादा, तो मैनेजमेंट भी अच्छा हो जाए, इंटरनेट इकोसिस्टम मासेस तक इजीली पहुंच जाए। उसके अलावा .in डोमेन मैनेजमेंट भी ये देखता है। .in आपको पता है कि इंडिया की जो वेबसाइट है उसके सामने .in लगाया जाता है, तो .in करके जो डोमेन है उसको देखने का काम भी निक्सी करता है। तो कंट्री का ये कोड जो है ये टॉप लेवल डोमेन है, CCTLD कहा जाता है इसको, यानी कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन, सबसे बड़ा डोमेन है .in, तो विच इज .in। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेलीगेटेड द ऑपरेशन ऑफ
इन रजिस्ट्री, जो इन की रजिस्ट्री वो निक्सी को दी गई थी 2004 में, और आईएन की रजिस्ट्री जो है, डॉट इन की जो रजिस्ट्री है ओवरसीज में, और मैनेज ओवरसीज में हो या फिर मैनेज किया जाता है इंडिया का डॉट इन CCTLD, और ये इसको मैनेज करने का काम निक्सी कर रहा है और इसकी स्मूथ फंक्शनिंग की जाती है। तो ओवरसीज भी इसको कहीं ना कहीं लाया जाएगा, इसको मैनेज भी किया जाएगा। इंडिया का ही डॉट इन है और इसको कहीं ना कहीं स्मूथ फंक्शनिंग भी कराई जाएगी निक्सी द्वारा। दूसरा है NIR यानी नेशनल इंटरनेट रजिस्ट्री। निक्सी ऑपरेट करता है इंडियन रजिस्ट्री फॉर इंटरनेट नेम्स एंड नंबर। जो भी इंटरनेट के लिए नेम दिए जा रहे हैं, नंबर दिए जा रहे हैं, हर चीज़ को वो ऑपरेट कराता है। यानी हम कहेंगे कि नेशनल इंटरनेट रजिस्ट्री है ये खुद। तो IRINN, ठीक है, जो है यानी इंटरनेट नेम्स जो है, इंडियन रजिस्ट्री फॉर इंटरनेट नेम्स एंड नंबर जो है, ये काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं एलोकेट करने में, मैनेज करने में IP एड्रेसेस। आपको पता है कि आप जो भी इंटरनेट यूज़ कर रहे हो उसका कोई IP एड्रेस होता है, डोमेन का कुछ नाम होता है, तो ये सब मैनेज कर रहा है निक्सी इंडिया के विद इन। तो कुछ भी अगर गलत काम हुए या फिर कुछ भी हुआ तो पता रहता है IP एड्रेस से ये कौन कर रहा है। उसके अलावा इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट IXP निक्सी एक्टिवली प्रमोट करता है इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट्स को, जिसको IXP कहा जाता है अक्रॉस इंडिया। IXP का क्या काम है? ताकि एफिशिएंट एक्सचेंज हो सके इंटरनेट ट्रैफिक की विद इन द कंट्री, मेरे तक आपका इंटरनेट पहुंच सके, आप तक मेरा पहुंच सके। तो जो भी है इंटरनेट की ट्रैफिक, हम दो लोग जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं उसकी जो ट्रैफिक आना जाना कर रही है इंटरनेट की, तो वो अच्छे से चले, ये भी चीज़ यहाँ पे देखी जा सकती है। तो हम कहेंगे कि कंट्रीब्यूटिंग टू रोबस्ट एंड इंटरकनेक्टेड इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनेगा। इस तरह से निक्सी जो है ये काफ़ी एक्टिव है और ये न्यूज़ में रहा है, तो इसके ऊपर कभी क्वेश्चन आया तो यही से आएगा, जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई है। तो ये जो करंट अफेयर था इसका सोर्स था प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, दैट इज PIB। चलिए अब बारी आज के प्रैक्टिस MCQs को देखने की। तो सबसे पहला जो MCQ हमें देखने मिल रहा है वो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है, एज पर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2024 द टर्म प्रोड्यूसर also includes person engaged in manufacturing of intermediate material used for manufacturing plastic packaging. Statement 2 है, manufacturer of compostable plastic, biodegradable plastic will have to inform the CPCB, Central Pollution Control Board, the quantity of such commodities introduced in the market and the pre-consumer waste generated by it. इसमें से आपको ऑप्शंस जो है उस पर कुछ सोच विचार करने हैं, नीचे जो स्टेट दिए हैं ऑप्शंस उसमें से करेक्ट देखना है कौन से हैं। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1. Statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. Statement 1 is incorrect but statement 2 is correct. जो आपको सही ऑप्शन लगता है उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, विथ रेफरेंस टू यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024, फिनलैंड continues to hold the top spot as the world's happiest country for the 7th consecutive years. India maintains its position at 126th global happiness index, which is same as the last year. Afghanistan remain at the bottom of the list. How many statements of the given above are correct? Only one, only two, all three या फिर none. तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और जो थर्ड क्वेश्चन है वो है, विथ रेफरेंस टू नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया इज स्टैट्यूटरी बॉडी। सेकंड, निक्सी वाज क्रिएटेड टू एनहांस द यूज ऑफ इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल्स विद इन इंडिया। थर्ड, निक्सी ऑपरेट्स the Indian Registry for Internet Names and Numbers IRINN, which serve as the National Internet Registry. How many of the statement given above are correct? Only one, only two, all three या फिर none. चलिए अब देखते हैं जो मैंने कल आपको क्वेश्चन पूछे थे उसके सही आंसर क्या है। तो कल के करंट अफेयर्स के मैंने जो क्वेश्चन पूछे थे उसका क्वेश्चन 1 का आंसर है C, क्वेश्चन 2 का है C और क्वेश्चन 3 का है A। आप आई होप आपके आंसर्स करेक्ट निकले हो। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहे। अगर आप और अपडेट्स चाहते हैं तो आप फेसबुक पेजेस जो है मेरे उनको भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं, श्रेयस बढ़िया इंटरप्रिटेशन। अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई भी डाउट पूछना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज के थ्रू इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। मुझे फॉलो कीजिए श्रेयस बढ़िया द पीस लवर पर। आपको
आपके सवालों के जवाब भी मिलते रहेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप मुझे मेल करना चाहें तो shreyasbedi@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। और अगर आप और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे एकेडमी श्रेयस IAS एकेडमी के जो अकाउंट है इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, वहां भी उसे फॉलो करके मुझे सपोर्ट दिखा सकते हैं। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे।